और यहाँ नेक्स्ट लास्ट टाइम जो है हमने आपको जो मैग्नेटिक फील्ड में तो दो तीन चीजें बताया था। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का जो है दो बात बताया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब कैसे प्रोड्यूस होता है, और दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड करता क्या चीज है। उसी मतलब सीक्वेंस में हमने ये चीज लाया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है पहला चीज ये बताया था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक पहला चीज क्लियर हो गया था कि मूविंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और दूसरा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो ये किसी दूसरे मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। उसके लिए हमने आपको ये वाला इक्वेशंस बताया, ठीक है, कि फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशली हम लोग कुछ स्टेप्स आगे चले गए थे, इस पे एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि ये जो फोर्स है ये एक तो चार्ज के साइन पे डिपेंड कर रहा था कि पॉजिटिव साइन होगा तो एक अलग चीज हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो अलग हो जाएगा। V क्रॉस B पे डिपेंड कर रहा था कि V और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उससे जो इन क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो डायरेक्शंस निकलेगा उस पे भी ये फोर्स डिपेंड कर रहा था। ये चीजें हम लोग आगे बढ़ चुके थे, बट मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो Q V B sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे V इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, V मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इज एंगल बिटवीन
V एंड B। स्पेशली एक चीज ये निकल कर आया था कि आपका जो ये V है वो मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा। एट द सेम टाइम हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड पे भी हमारा ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा। बट इस वाले क्राइटेरिया में यहाँ पर जो हम लोग देखे थे कि जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, तो इस क्राइटेरिया में आपके पास क्या क्या चीज कंक्लूजन हम लोग निकाले थे कि अगर वेलोसिटी हमारा फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा तो उस समय हमारा वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो क्यों होगा? क्योंकि वर्क डन का जो डिफिनेशन अपना था वो डिफिनेशन था कि dw इज इक्वल टू f डॉट dr कहिए, एंड दैट dr के बारे में हम लोगों ने इसको लिखा था कि f डॉट यहाँ पे दिस इज v dt, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स अगर वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है तो हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला होता था फोर्स का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। यहाँ पे थीटा अगर 90 डिग्री है तो वर्क जीरो हो गया। नेक्स्ट, अगर ये वर्क जीरो हो गया था तो हम लोगों ने इससे कंक्लूजन निकाला था। क्या कंक्लूजन निकाला था कि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी अब आपके पास जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसका हाफ mv² यानी कि 1/2 mv² चेंज नहीं हो रहा है। और अगर ये चीज चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्पीड जो है कांस्टेंट रह गया, ठीक है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? बोलिए। अगर हम लोग बोल रहे हैं हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाने से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा? तो क्या चीज कांस्टेंट होगा? स्पीड कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि स्पीड कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी को चेंज होना है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखे थे, और वो हम लोग देखे थे कि ऐसे कंडीशंस में जहां पे वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू फोर्स हो रहा है, वेलोसिटी चेंज भी कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग ने देखा था कि पार्टिकल का मोशन जो है किस होगा? सर्कल में होगा, ठीक है। क्योंकि सर्कल ही एक ऐसा केस था जहां पे हम लोग देख पा रहे थे कि ये चीज कि सिंस velocity and force are perpendicular, the particle will try to move in the circular arc। क्योंकि यही वो सिचुएशंस है जहां पे अगर पार्टिकल सर्किल में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी हर जगह जो है इस पाथ के टैंजेंशियल होगा, चेंज होगा, लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है। सो ये सारे केसेस हम लोग आगे ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि इसमें फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इन द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, वर्क एनर्जी थ्योरम जो अभी आपको बोले जो है, फोर्स इज एक्टिंग देयर, बस एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब एक पॉसिबल ये केस पर आ जाइए कि व्हेन थीटा इज 90, ठीक है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो उस समय जो हमारा फोर्स लग रहा था, फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस P, ठीक है। अब एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा Q V B और साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1, यानी कि यहाँ पे ये Q V B हो गया, ठीक है। और ये फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब हम लोगों ने ये फोर्स का डायरेक्शंस निकालने का आपको लेफ्ट हैंड पाम रूल बताया था, ठीक है। मतलब किताब से थोड़ा सा अलग हटके, लेफ्ट हैंड पाम रूल किताब में था नहीं,
हमने अपने तरफ से ये बताया था आपको कि ये जो वेलोसिटी है इसके तरफ आपका ये 4 उंगली, ठीक है, ये 4 उंगलियां, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये थंब, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका गया है और ये क्रॉस वाला चीज दिख रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, अंदर की तरफ। क्रॉस अगर था मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों ने बोला था कि अंदर की तरफ, और अगर डॉट होता तो आपकी तरफ होता। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। वेलोसिटी ऐसे है तो हम लोग करते हैं वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में, ये 4 उंगली, मैग्नेटिक फील्ड ये थंब, अंगूठा अंदर की तरफ, ये जो पाम है अपना ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर ये Q पॉजिटिव है सो यही डायरेक्शन रह जाएगा। अगर वो Q निगेटिव होता तो हम लोग इसको ऐसे पलट देते। फिलहाल यहाँ पे Q अगर पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी ये वाला फोर्स, ये वाला, ठीक है। सो अगर आप किसी पार्टिकल को मान लीजिए ऐसे फेंकते हैं तो जनरली आप देखिएगा कि अगर अर्थ वाले ग्रेविटेशनल फील्ड में वो पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ गिर जाता है। ऐसे अगर आप फेंकते हैं तो वो पार्टिकल ऐसे की तरफ गिर जाता है। क्यों गिरता है भाई? क्योंकि वो सिर्फ नीचे की तरफ एनर्जी वर्क कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इस पार्टिकल को जब आपने आगे की तरफ फेंका तो उसमें फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो जो चीज आप यहां देख रहे थे वो ऐसे होने लगेगा। इज इट दैट? अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंकते तो ऐसे इस तरह से गिर रहा होता। यहां चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वाला ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी का चीज हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, तो फोर्स ऊपर लग रहा है तो आपने ऐसे फेंका तो पार्टिकल ऐसे टर्न करेगा, तो ये ऐसे टर्न कर गया, सर्कल कंप्लीट करेगा। सेंटर की तरफ जो फोर्स है उस फोर्स का वैल्यू अब आपके पास इस वाले इक्वेशन में आ जाएगी। ये जो फोर्स का वैल्यू था QVB, that will be equal to mv square by r, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू है वो mv square by r, मतलब जस्ट इस जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स वाला है। तो QVB is equal to mv square by r। यहाँ से आप अपना v निकाल सकते थे एंड दैट v कैंसिल करके कितना आएगा? v नहीं बल्कि v तो मुझे पता है, r is equal to mv divided by QB, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशंस। उसके बाद अब अगर हम लोग को ये दिया रहे, मान लीजिए कि मास दिया रहेगा, स्पीड दिया रहे, चार्ज दिया रहे और मैग्नेटिक फील्ड दिया रहे, तो आप सिंपली रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जनरली क्या है कि क्वेश्चंस में आपके पास डायरेक्टली स्पीड का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ठीक है। वो दिया रहेगा कि उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इतना है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ mv स्क्वायर है तो आप अगर दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे ये m स्क्वायर हो जाएगा 2mk इज इक्वल टू mv का स्क्वायर। इस तरह से mv जब निकालिएगा तो अंडर रूट 2mk आ जाएगा, ठीक है। सो mv निकालेंगे तो mv विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2mk। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये जो रेडियस वाला इक्वेशन था ना mv, उसकी जगह पे हम यहाँ पे 2mk रख देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, इसी सवाल को काइनेटिक एनर्जी नहीं देके कहा यह जाएगा कि जो चार्ज पार्टिकल था उस चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जो है एक्सेलरेट कर दिया गया है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आप क्रॉस करा दीजिएगा, यानी कि उसको, जैसे आप यूं समझिए, जैसे आप किसी पार्टिकल को अगर हायर पोटेंशियल से, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में बोल रहा हूं मैं, अगर आप छोड़ देते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसका mgh होता है।
जैसे वो नीचे जमीन पे पहुंच रहा होगा तो उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होके वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया होगा उसका, हाफ mv²। उसी तरह अगर एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे अगर गिरा दें तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो अब आप देखो इसमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट कर दें तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है q मल्टीप्लाइड बाई v हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या हम जो v बोल रहे हैं यहाँ पे, ये v जो है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अब आपको ये सोचना है कि क्या चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भेजेंगे तब उसका स्पीड बढ़ेगा, या निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसके लिए अब थोड़ा सा यहां पे समझ लो, जनरली क्या होता है कि जिस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस डायरेक्शंस में किसी चार्ज को भेजिएगा, पॉजिटिव चार्ज को, तो उसपे फोर्स उधर ही लग रहा होगा। फोर्स का इक्वेशन क्या होता था, अगर हम लोग बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में दैट फोर्स इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई e, ठीक है, q मल्टीप्लाइड बाई e। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स उधर ही लग रहा है। ये यहाँ पे q पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेक्टर चीज है, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो फोर्स उस पे लगेगा और उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। एक चीज, अगर यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता और उसको इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में अगर भेजा जाता तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगर निगेटिव है तो निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय ये वेक्टर, उसका डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में E है उसके उल्टा डायरेक्शंस में फोर्स लगना शुरू करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप इधर फेंक रहे हैं तब आपके पास क्या होगा कि फोर्स जो है उस पर उल्टा लग रहा होगा, उसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा होगा। बट इससे अलग चीज ये बोलना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल किस डायरेक्शन में घटता है ये बताइए, ठीक है। पोटेंशियल जो है हायर किधर होता है और लोअर किधर होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप सिंपली ये समझिए कि अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाइए, एक मास को ऐसे छोड़ देते हैं तो नीचे जाएगा, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिधर लग रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और अगर आप ऊपर में है तो आप बोलोगे कि हायर पोटेंशियल पे है, जैसे नीचे गया तो आप बोलोगे कि उसका धीरे धीरे पोटेंशियल को यहाँ पे जमीन के हाइट से जस्ट कंपेयर कर लो तो धीरे धीरे उसका हाइट घट रहा है। तो इस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप देख रहे थे, ये mg जो देख रहे थे, अगर ये मेरा अर्थ है, ये mg का जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, यही ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन है। और यही अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन है तो अब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तब आप देखो कि जो जिस डायरेक्शन में फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घट रहा है। अगर हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करके ये बोले कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज, ठीक है। तो अब अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है उसको एक्सेलरेट कर दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भेजा गया, ठीक है। क्योंकि अगर उसको इस डायरेक्शन में भेजेंगे, इधर उस पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा तो उस पे जो है उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, तब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप एक्सलेट करते हैं हायर पोटेंशियल से V से दूसरा पोटेंशियल 0 या V1 से V2 करते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ये जो हम लोग Q मल्टीप्लाइड बाई जो V लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसको आपको V1 माइनस V2 लिखना पड़ेगा। कौन सा? अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर उधर जा रहा है तो जहां से जा रहा है वो V1 है और जिधर जा रहा है वो V2 है, ठीक है। लेकिन यही अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हो जाएगा कि उसको एक्सेलरेट कराया गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसको एक्सेलरेट कराया गया है निगेटिव चार्ज पार्टिकल को, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक कर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फेंक के उसको कराया गया है तो उसको आपने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फेंका है, ठीक है। जस्ट ऐसे सोच सकते हो, अगर ये चीज आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो आप ऐसे समझो, ये स्टेप सीढ़ियां हैं, ठीक है। इन सीढ़ियों पे अगर आप सपोज करो यहाँ पे कोई एक ऐसा मास है, इसको आप अगर यहाँ से छोड़ देते हैं तो यहाँ नीचे आते 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 उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उसका गेन कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जमीन का लेवल था, जैसे नीचे आएगा धीरे धीरे आते आते उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। कहां से आ रहा है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो आ रहा है और उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी अगर हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ इसके जस्ट उल्टा होता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आपको लोअर पोटेंशियल से जब हायर पोटेंशियल पे भेजिएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। वेरी वे हम लोग उससे भी उतना, अभी मैं ये वाला बात आ गया था इसलिए आपको बता रहे थे। अदरवाइज जनरली हम बोलते हैं कि Q चार्ज पार्टिकल है और पोटेंशियल डिफरेंस V से उसको अगर एक्सेलरेट किया गया है तो Q मल्टीप्लाइड बाई V जो है हमारा, Q मल्टीप्लाइड बाई V, यहाँ पर जो आप देख रहे थे ना हाफ, यहाँ पे 2mk जो था, इस 2mk जो है ये 2mk, इस k की जगह पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेते? इस k की जगह पे हम लोग यूज कर लेते Q मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। जहां पे ये V वो स्पीड वगैरह नहीं है, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब इस फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2m, k की जगह पे हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई V, नीचे में यहाँ पे QB है, ठीक है। तो B को अगर यहीं छोड़ देते हैं, ये Q जो है ना जब इस फॉर्मूला के अंदर में जाएगा रूट के अंदर में, तो यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए आप देख रहे होगे कि ये Q गायब है यहाँ पे 2m बाई Q आ गया है, देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस V में Q कहाँ चला गया? वो Q, ये Q जो है अंदर में जाके Q स्क्वायर बन के उसको कैंसिल कर दिया। तो ये फाइनली हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो ये वाला फॉर्मूला है कि रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk डिवाइडेड बाय qb इज इक्वल टू 1 बाय p अंडर रूट 2mv डिवाइडेड बाय q, ठीक है। एंड उस तरह से देखोगे तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, बट directly proportional to under root k when k is kinetic energy, ठीक है। 2025 में जेई के मेंस एग्जाम में यही वाला सवाल था जिसमें आपको रेडियस वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है कि भाई आप ये चार ऑप्शंस में बताओ, कोई स्ट्रेट लाइन था, कोई ऐसे था, कोई इस तरह से बढ़ रहा था। तो आप पिछले बार भी हम ये चीज बोले थे कि रेडियस वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किस टाइप का होगा, जो हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला ग्राफ होता था, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, बाई चांस कभी ये वाला चीज आ जाए जहां पे ये नोट करके लिखा हुआ है सिर्फ लिखा है कर्वेचर, ठीक है। एक चीज होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक होता है सिंपली कर्वेचर।
तो ये जो R देख रहे थे ना, वो R जिसका जो फॉर्मूला आप देख रहे थे mv डिवाइडेड बाय qb, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट अगर सिर्फ कर्वेचर कहा जाए तो कर्वेचर का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, उसके इक्वेशंस निकालने के टेक्निक्स अलग होते हैं, बट कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो कर्वेचर छोटा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो कर्वेचर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज अगर बाय चांस कभी सिर्फ कर्वेचर वर्सेस कुछ का अगर ग्राफ आ जाए तो या कर्वेचर पे सवाल पूछा जाए तो आप उस समय अपना दिमाग लगाइएगा 1 बाय रेडियस के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जब वो पार्टिकल को हम लोग फेंके थे तो पार्टिकल जो है आपको सर्कल में मूव किया था। सर्कल में मूव करने के बाद उस पे आपके पास हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था। टाइम पीरियड कितना निकाला था? टाइम पीरियड निकाला था कि अगर पार्टिकल सर्कल में मूव किया था तो सर्कल में मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस तय किया एक बार में? पूरा 2 पाई r, और डिवाइडेड बाय किस स्पीड से? मतलब v स्पीड से। अब इस r का इक्वेशन अगर हम लोग ला कर रख दे, r का इक्वेशन mv बाय qb जो हम लोग निकाले थे, तो दिस इज 2 पाई mv डिवाइडेड बाय qb, और डिवाइडेड बाय ये v है तो ये v से v कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड का ये इक्वेशंस निकल कर आ गया था। सर्कल में जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसका टाइम पीरियड इतना होगा, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ v है, ठीक है। उसके अलावा अगर उसका फ्रीक्वेंसी निकालना था तो फ्रीक्वेंसी इज सिंपली 1/t, और 1/t से आप इसको जस्ट पलट दीजिए तो यहाँ फ्रीक्वेंसी विल बी आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ v। इस फ्रीक्वेंसी का नाम हम लोगों ने दिया था कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतनी चीजें जो है लास्ट टाइम में हमने आपको पढ़ाया दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे अभी करने के लिए, जो है मिले हैं, तो आप जरा आप उस क्वेश्चंस पे देखिए, जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस जरा देखिए, फिर हम लोग आते हैं उस क्वेश्चंस पे। 6 क्वेश्चंस होंगे। फिर से मैं पेन ड्राइव पे जाऊँ। ये 6 क्वेश्चंस है, आपके 6 क्वेश्चंस बन जाए तो एक बार बता दीजिएगा, या ऐसा कर दे 6 क्वेश्चंस है 18 6 बज के 27 मिनट 35 पे।
ये 35 तक जो है आप बना लीजिए, 40 तक बना लीजिए, उसके बाद और लोग भी होगा देख लीजिए। ऐसा कीजिए, आप बना लीजिएगा तो आप अपना आंसर लगा के जो है अपना नाम पे जमा भी कर दीजिएगा। आगे हम बता रहे थे
बनानी है तो उस पर आप अपना नाम लिख दीजिए और फिर जमा करा दीजिए। इस आदमी से हम आपको करेक्ट करा देते हैं। अभी 5 मिनट और ऐसे और टाइम है, और आराम से, जो लोग नहीं बनाए आराम से बनाइए। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी पे सवाल है, और जो ये आपका रेडियस पे सवाल है। सर सिर्फ टिक करना है या पूरा सॉल्व करना है? अगर उस पे टिक लगा के दे सकते हो, अगर ऑनेस्टली जो है ना, मतलब वो तुक्का नहीं लगाना जो है, क्या चाहिए जो है, अदरवाइज आपको उसे जज नहीं हो पाएगा कि आप कहाँ तक पहुंचे जो है। अगर आप उसी पे भी सॉल्व कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पेज पे ही अगर थोड़ा अगर आप रफ करके सॉल्व करके दिखा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप उस पे टिक भी लगा देंगे तो नहीं बने तो टिक नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर बना के आप गलत भी टिक लगाते तो लगा लीजिए जो है, उससे जो है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप तो सोचिएगा अच्छा चलिए कि इसमें लगा देते हैं। तो एकदम 100% याद रखिए कि एग्जाम में जब भी निगेटिव मार्किंग रहे तो आपको कभी भी ये सब चीज रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग बताएंगे कि जो ना क्या ऐसा करना है कि जो ना 50 क्वेश्चन हो तो निगेटिव में ऐसा सोचना कि इसमें ए लगा देना, यहाँ बी लगा देना, यहाँ सी लगा देना, अल्टीमेटली 5 तो सही हो जाएगा, 10 सही हो जाएगा, कुछ तो बढ़ जाएगा। वो कभी नहीं होता है, वो हमेशा ही गिर के नीचे चला जाता है। और अगर आप निगेटिव मार्किंग वाले में आपको जितना आता है उतना ही करके आइएगा तो ज्यादा अच्छा स्कोर होगा। बनस्पत आप उसका लगा के आए, वेल टेस्टेड है, एकदम 100% टेस्टेड है। जो निगेटिव मार्किंग में आपको कभी जहाँ पे आप बना रहे हो आपका कोई गलत आंसर आ जाए, आपको लग रहा है कि यही मेरा आंसर, आप ठीक लगा दीजिए, अगर नहीं बने तो मत लगाइए।
अब आप अपने क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम लिखिए और जमा कीजिए और जो आंसर आप दे रहे हो अपने कॉपी में 1 का ये बी 2 का ये ऐसे लिख के रख लीजिए ताकि हम बताएं तो आपको लगे कि हाँ मेरा ये सही हुआ ये मेरा ये गलत हुआ। क्या है क्वेश्चन पेपर में अपना नाम लिखिए, नाम लिख के आप वापस जमा कर दीजिए। अपना ही नाम लिखिएगा, दूसरे का नाम नहीं लिखिएगा। अब वो लगा कर रख लो कि भाई मैंने 1 का ये किया है 2 का ये किया है ताकि आपको बदलने का मौका नहीं मिलेगा। जमा करें, चलिए लाइए तीनों आदमी अपना नाम लिख चुके हो। जान वासिफ फरीदी ये सुफियान हमारा है और वासिफ उस पर वो भी लिख दो। कोई आदमी है जो मेडिकल वाले हैं वो मेडिकल लिख दीजिए, इंजीनियरिंग वाले ई लिख दीजिए, उससे पता रहेगा जो। ठीक है, जेई वाले जेई लिख दीजिए और मेडिकल वाले मेडिकल लिख दीजिए, उससे हमें पता रहेगा जो है। चलो आप लोग भी वापस लाइए, लाओ। अब कितना जल्दी लाओ, जमा करने का इरादा नहीं है। बुलडॉन के कितने साइज का आंसर 100 है। कितना बुलडॉन के 4 टाइम तो अल्फा पार्ट अरे बड़े मार्च का 2 है 2 में मार्च करके कितनी तरह से सही है उसे तो कट किया लेकिन उल्टा हो गया, ऊपर का करता तो लास्ट ग्लिच हो गया। आप लोग का वापस
पता है कि मैं पेपर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे देते जो क्लास का टाइमिंग कितना था 45 था ना और इसकी क्लास आपको 50-55 में स्टार्ट हुआ तब कैसे लेट हो गई इसके बाद दिया है लाओ इधर से तीनों आदमी एक साथ कलेक्ट करो कर लो ठीक है बच गया क्या ठीक है ये अभी वापस आ जाओ तो क्वेश्चन पार्ट पे आ जाइए इसमें था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो B भी है और आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड E भी है कोई एक ऐसा रीजन है कोई एक ऐसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज पार्टिकल ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो वहां पे क्रिएटेड है बट एक वर्ड दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म का मतलब कि हर जगह उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस एक ही जैसा है उसके साथ एक ये दिया हुआ है कि दे आर इन द सेम डायरेक्शन ठीक है यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है सपोज करो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है फिलहाल यही चीज लिखा हुआ है ठीक है अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है ठीक है स्मॉल q तो उसपे जो फोर्स लगता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का बात करें तो Q मल्टीप्लाइड बाई E लगता है और अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स का बात करेंगे तब उस समय जो फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो Q मल्टीप्लाइड बाई B क्रॉस B लगता है ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है अब यहाँ क्या कहा जा रहा है if an electron is projected in a region such that its velocity is pointed along the direction of field फील्ड के डायरेक्शन में ही आपको एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है तो वो है मेरा इलेक्ट्रॉन E जिसको फेंक दिया गया फील्ड के डायरेक्शन ठीक है अब देखो ये वाला जो फोर्स है ना ये V क्रॉस V तो ये जीरो हो जाएगा ठीक है आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाता है ठीक है किस पार्टिकल पे एक तो चार्ज पार्टिकल पे लगाता है दूसरा ये है कि वो मूविंग होना चाहिए बिना उसके अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा और तीसरा चीज ये था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था Q V V sin थीटा मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर थीटा जीरो हो गया दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन भी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अगर सेम हो गया तो वो फोर्स जीरो हो जाएगा तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स काम नहीं करेगा ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स काम करेगा
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चाहे वो पार्टिकल स्टैटिक हो या चलता हुआ हो, उससे उसको बहस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपली एक वेक्टर है। ठीक है, ये डायरेक्शन है, और अगर उसमें आपने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका डायरेक्शन पलट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 2i, तो 2i का मतलब है एक वेक्टर x डायरेक्शन में, उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, -2i, तो वो डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसका मतलब कि किसी पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका इधर की तरफ, और उस पे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका ये इलेक्ट्रॉन को, तो उस पे फोर्स पीछे की तरफ लगने लगा। ठीक है, आप बाइक से जा रहे थे और आपने ब्रेक लगाया तो मतलब फोर्स पीछे लग रहा है जो है। किसी भी चार्ज पर मतलब आप जमीन से किसी चीज को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकिए, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर आप फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, और आपको ग्रेविटेशन का फोर्स पीछे काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, तो धीरे 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 जाते जाते उसका स्पीड 0 हो जाएगा, घटना शुरू करेगा। तो हम फेंके उसको इधर की तरफ और इस पे फोर्स लगने लगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। क्यों ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? क्यों नेगेटिव है? एनी नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, डायरेक्शंस बदल जाएगा। ठीक है, सो अब आप सोचो कि उसका स्पीड डिक्रीज होना चाहिए। सो इस तरह से आंसर इज बी। ठीक है, सो जितने लोगों ने बी लगाया होगा वो ठीक है, आज नहीं लगाए हैं तो आज इस कंसेप्ट को याद रखिए। आगे आने वाले एग्जाम्स में घूम फिर के जरा इस टाइप के सवाल आएंगे। ये भी कभी तो आया हुआ ही सवाल है, 2011 में ही आया हुआ था, जो है मेडिकल में ही आया हुआ सवाल है, फिर आएगा घूम फिर के। इस टाइप का क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का तो आपको ये पता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर इसका बी हुआ। कोई है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, या बुद्धि नहीं खुल रहा है, या अगर क्लियर है तो आप बोलो, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है नहीं सर हमको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप बताओ। वैसे लोग बताओ जिनको नहीं समझ में आया, बोलो। हिंदी वाले बच्चा लोग बताओ, हिंदी वाला बच्चा सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सवाल एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, a uniform magnetic field acts right angle to the direction of motion of electron. As a result, the electron moves in a circular path of radius r is this. If the electron's speed is doubled, then the radius of circular। देखो पहले तो ये शुरू वाला चीज तो थ्योरी हो गया। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर जो ना उस इलेक्ट्रॉन को फेंके हैं, वो सर्किल में मूव करने लगा। ये सब तो स्टोरी हम लोग जान रहे हैं। अब आपके पास सिंपली रेडियस का फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू m b डिवाइडेड बाय q b। तो आप ना इलेक्ट्रॉन का मास बदल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ना मास बदल रहे हैं, ना आप उसका चार्ज बदल रहे हैं, ना उस मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे। ठीक है, कर क्या रहे हैं आप? सिंपली आप कर रहे हैं कि इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, तो उसकी स्पीड को डबल कर दिया। तो अगर स्पीड को डबल कर दिए, ठीक है, इसको डबल कर दिए और ये सब चीज नहीं बदला, तो इनका क्या हुआ भाई? ये भी डबल हो गया। तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं था। तो आपका 2 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर क्या रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। देखो फिजिक्स में अगर आपको सवाल कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, नहीं समझ में आए, तो स्टार्ट कीजिए अपने एकदम मेमोरी से, फर्स्ट एकदम पॉइंट से स्टार्ट कीजिए कि ये फॉर्मूला से हम स्टार्ट किए थे, और उस फॉर्मूला पे जाइए, एक दो बार उसी के इर्द गिर्द घूमिए, देखिए आपको आंसर आने लगेगा। सो होप के ये भी चीज के बाद अब आप चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर
थर्ड वेयर इज ऑप्शंस है, ठीक है। न्यूट्रॉन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है या आइसोबार है? हाँ, आइसोटोप से मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन था। इसके केस में अब आपके पास एक प्रोटॉन और बोलिए न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के केस में, ठीक है। चलिए मास उसका बढ़ गया। व्हाट अबाउट चार्जेस? चलिए जरा पढ़ते इसको। अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इज डिस्क्राइबिंग अ circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to magnetic field B. The kinetic energy of proton that describes a circular orbit of radius 0.5 meter in the same plane with the same speed is. अब पहले यहाँ देखा जाए। सिंपली एक ही फॉर्मूला है जी, रेडियस is equal to mv divided by qv. This is equal to 2mk divided by qb. अब कंपैरिजन है आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें आज ये न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास पता है, दिस वन, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस आर पता है मुझे, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डी का बी मान लीजिए। चार्ज न्यूट्रॉन के लिए कितना चार्ज, मास कितना, 2 इंटू, अगर प्रोटॉन के मास के टर्म में बात किया जाए तो कितना, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी के डिवाइडेड बाय चार्ज कितना, हाउ मच, मतलब कितना, सिंपली प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर मतलब E को एंड B, ठीक है। अब आपके पास ये कहा जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस इन द सेम प्लेन, ठीक है। यानी वो रेडियस भी आपका सेम ही रखा गया है, ठीक है। तो अब आइए प्रोटॉन के लिए, सेम रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2m p मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय E मल्टीप्लाइड बाय B, ठीक है। रेडियस भी सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है। अब आप सोचो कि जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करके देखो कि ये रेडियस को सेम करने के लिए आपके पास इस काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करना चाहिए था, ठीक है। ये अगर ये काइनेटिक एनर्जी कितना है, 50, ठीक है। सो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 200 हो चुका है। और ये है सिंपली ये 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको कितना होना चाहिए कि रूट के अंदर में भी मास ऑफ प्रोटॉन छोड़ दे तो वैल्यू आ जाए। तो मास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होना चाहिए 100, ठीक है। देखो ये रेडियस सेम है, E सेम है, B सेम है, E सेम है, B सेम है, दो मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 100 है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट प्रोटॉन कितना होना
चाहिए, दैट इज सिंपली 100। सो इसके आपके पास आंसर इज बी। ठीक है, देन आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो सिर्फ आप बिना पेन उठाए भी बना सकते थे। ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, काइनेटिक एनर्जी T है, मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे इंटर कर रहा है, ट्रांसवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री पर। मैग्नेटिक फील्ड का नाम B है। मैग्नेटिक फील्ड को आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वर्ड है। आफ्टर 3 सेकंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। आपको पता है कि अगर हम आपको कोई चार्ज पार्टिकल को फेंके थे v स्पीड से, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि अगर ये अंदर की तरफ था तो इस टाइप का एक सर्कल बनता था, उस सर्कल में ये हमारा चार्ज पार्टिकल घूमने लगता था, और उस चार्ज पार्टिकल का जो है ये v है, इधर में भी v है, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट था। क्यों? क्योंकि आपका वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, वर्क डन 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 बाय वर्क एनर्जी 0। ठीक है, पढ़ाया हुआ चीज का। तो इस तरह से इसके आंसर, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1000 सेकंड, ठीक है, 3 मिनट, कुछ भी, कितने देर बाद काइनेटिक एनर्जी तो वही रह जाएगी। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, magnetic force F acting on charged particle this in magnetic field of 2 Tesla acting in y direction when the particle velocity is this is। अब आपको ये बताना है, और फोर्स का आपके पास इक्वेशन है सिंपली Q मल्टीप्लाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय B, V क्रॉस B। ठीक है, तो चार्ज है -2 माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶। ठीक है, वेलोसिटी कितना है जी? वेलोसिटी इज this one, isn't that? Particle velocity is 2I plus 3J। ठीक है, 10⁻⁻⁶ को उधर खींच लो, यहाँ पे 10⁻⁶ को बाहर कर लो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, 2 एंड डायरेक्शन J कैप। ठीक है, J। तो अब आप बताइए जो है कि जब आप ये करते थे I J एंड K, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, तो I को जब J से कीजिएगा तो I J मिलके K मिलने वाला है। ठीक है, और J को J से साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली अब ये आपके पास बन के आ गया आंसर में कि ये हो गया आपके पास माइनस साइन अपने पास है, दिस इज माइनस को मैं साथ में रख रहा हूं, दिस इज 2 दूनी लगभग ये हो गया आपके पास 8, 2 ये और 2 ये, I क्रॉस J इज K कैप। तो K कैप का मतलब है Z का डायरेक्शन। ठीक है, और ये माइनस साइन उसमें लग गया, तो अब आपके पास हो गया निगेटिव Z डायरेक्शन, यानी कि इसमें आंसर हो गया बोलिए या सी, 8 न्यूटन इन निगेटिव Z डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा ना हो कि सिंपली इसको क्रॉस करो और आप, जैसे ये है ना, ये इसके साथ क्रॉस होगा और फिर ये भी इसके साथ क्रॉस होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज आया इसके साथ क्रॉस किया, ये इसके साथ क्रॉस किया, J क्रॉस J 0 हो गया था, I क्रॉस J वाला चीज निकल के K आया, लेकिन ये माइनस साइन चार्ज का उसके डायरेक्शन को पलट देगा। ठीक है, सो लास्ट under the influence of uniform magnetic field
A charged particle moves with constant speed v in circle of radius r. ठीक है? The time period of rotation of the particle. तो time period का equations आपके पास आया था 2 pi m divided by q b. यही तो निकल कर आया था. Time period तो यही निकाले थे हम लोग magnetic field में. So then you have to see the time period is independent of v. v तो इसमें नहीं है और r भी नहीं है. तो depends on r but not on v, is independent of both this, depends on both, depends on v but not this. ठीक है? तो इस तरह से ये वाले सवाल खत्म हुए. पता नहीं आप लोगों ने कितना बनाया सही या गलत. ठीक है? या कितना आपका कंसेप्ट डेवलप हुआ जो है. ठीक है? कोई ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ सब सही बनाया? 1 2 3 4 इधर से ज्यादा लोग हैं. ठीक है? यानी इधर से लड़का लोग ही पीछे चल रहे हैं. कोई ऐसे हैं जिन्होंने जिनका एक ही सिर्फ गलत हुआ, 5 सही था, एक गलत वाले लोग. ठीक है? और जिनका 2 गलत हुआ हो. ठीक है? चलो जी, जिसने भी 4 तक अगर सही बना लिया है तो ठीक है. चलो फिर अब वापस चलते हैं, दूसरे अब अपने थ्योरी पे वापस चलते हैं. तो ये क्वेश्चन देखो. अब क्या है? अच्छा वो उसका ऑप्टिक्स वाला है. ठीक है? हाँ, ये सवाल छोटा सा सवाल है और बस ऐसा भी नहीं है कि मतलब पढ़ने के लायक नहीं है. सिंपली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सवाल आपके एनसीईआरटी बुक का सवाल है. ठीक है? एनसीईआरटी बुक में व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इज दिस, चार्ज इज दिस, मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है? सो आपको थोड़ा थोड़ा सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए सवाल रखा हूं. सवाल कोई मुश्किल नहीं है. सिंपली सवाल में आपके पास पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि रेडियस क्या होगा जबकि आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका मास दिया हुआ है 9 × 10 का पावर -31. मैं डायरेक्ट रेडियस पे ही चलता हूं. लोग तो रेडियस का फॉर्मूला इज सिंपली mv डिवाइडेड बाय qb. ठीक है? तो मास दिया हुआ है 9 × 10⁻31 kg. SI यूनिट में रखना है. ठीक है? ऐसा ना हो कि आप जो है 28 ग्राम वाला नहीं रख दीजिएगा.
9 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास अगर रख रहे हैं तो उसके बाद V के बारे में लिखा हुआ है SI यूनिट में रखिए, मीटर पर सेकंड है, देयर इज नो इशू एट ऑल, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड 6 into 10⁻⁴ टेस्ला, ये भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इस इलेक्ट्रॉन का है 1.6 into 10⁻⁻19। अब देखो कोई आदमी ये ना कहे कि सर यहाँ पे चार्ज निगेटिव क्यों नहीं रख दे रहे, रेडियस निकाल रहे हैं, वो निगेटिव वैल्यू उसके सर्कल में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे तो चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखिएगा आप जो है। सो अब आप इसको गुना भाग कर लीजिए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ऑलमोस्ट गुना भाग करके निकालिए क्या आता है भाई। चलिए ये है 4, ठीक है, यहाँ पे है 19, ये हो गया 23 ऊपर जाके इसके साथ के साथ चला गया तो 30 हो गया। सो ये ऊपर में आपके पास 10 का पावर -1 9 3, ठीक है, आपको 27 divided by 6 into 1.6, that is 9.6, ठीक है। सो 9.6 को अगर हम लोग 10 मान लीजिए तो ये चीज 2.7 आ जाता, ठीक है। सो इसका मतलब कि 9.6 है, अगर ये 10 मान रहे हैं तो 2.7 है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2.8 मान लीजिए जो है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.28 मीटर and that is approximately equal to 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आप गुना भाग कर लो, अगर आपको लगता है कि 9.6 हम एग्जैक्ट काट कूट कर सकते हैं तो कर लीजिए, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो है। अब आइए या आप एग्जैक्ट निकाल लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टाइम पीरियड का उल्टा, ठीक है। सो टाइम पीरियड का उल्टा, दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाय 2πm, ठीक है। QB डिवाइडेड बाय 2πm, Q 1.6 into 10⁻⁻19, B that is 6 into 10⁻⁻4 divided by 2, pi की जगह पे 3.14 and m की जगह पे 9.1 into 10⁻⁻31 kg, यानी इतना निकल कर आएगा पर सेकेंड, या अदर कहो इतना हर्ट्ज में निकल कर आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड या Hz। सो कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली, पहले आप आ जाओ इसमें, वहां पे 23 और ये आपके पास ऊपर चला गया 31। सो 10 का पावर यहाँ पे हमारा 8 बचता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे 23 और ये 31 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 8 बच जाएगा यहाँ पे। अब वहां पे 1.6 into 6, यहाँ पे 2 into 3.14, यहाँ पे 9 है। सो आप अप्रोक्सीमेटली अगर काटना चाहो तो अप्रोक्सीमेटली काटने के लिए इनसे इनको काट सकते हो, ठीक है। अब 1.6 को 9 से डिवाइड कर लो तो 16 बटा 10 इनसे ले लो भाई, ये है 1.6 बटा 9.1 इंटू समथिंग है, 10 इनसे ले लो, 1.16 में 9 से भाग दे दो, ये 10 का पावर 7 रहने दो यहाँ पे, या 6 रहने दो, ले लो इधर में 100, 160 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका 160 एंड दिस डिवाइडेड बाय 160 डिवाइडेड बाय 9,
सो 9 से आपके पास एक बार, फिर इसके बाद आपके पास 70, 9 7 9 6 लगभग दिस क्या 1.17 हो जाएगा। मैं 18 इसलिए ले रहा हूँ कि पहले भी कुछ कुछ काट रखे हैं ना जी, लेकिन वो कम ही आएगा। सही कर रहे हो, क्योंकि नीचे ही ज्यादा था, मैंने उसको कैंसिल कर दिया था नीचे ज्यादा से, तो 17 ही आना चाहिए जो है। तो ये हो जाएगा आपके पास 17, 17 इंटू इतना इतना हर्ट्ज लिखिए या पर सेकंड लिखिए, तो 17 मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज 17 मेगा हर्ट्ज। क्या किसी को कोई दिक्कत है बताओ यार, मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं। एंड ये तो दो पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट ये वाला चीज निकालिए। ये कैसे निकालिएगा? इट्स काइनेटिक, इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। सो दिस इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू v²। v दिया हुआ था आपके पास, उसका 3 इंटू 10⁻⁷ था। सो 9 इंटू 10 का पावर 14 ये हो गया। दिस विल बी इन जूल, ठीक है, जूल में आया ये। अब आपको क्वेश्चन ये नहीं कहा है कि आप जूल में निकालिए, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि आप इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। तो ठीक है, किलो की बात तो हम लोग देख लेंगे, जहां पे 10 का पावर 3 कर देंगे उसको किलो लिख देंगे। आपको ये बताइए कि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए। अगर फॉर्मूला ये है कि अगर जूल में कोई एनर्जी है, उसको अगर आप डिवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको अगर आप गुना कर दें 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से, तो ये आपको जूल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी जूल में है, और इसको अगर आप चाहते हो तो 1.2 इंटू 9.1 इंटू 9 इंटू 10⁻14 है, और दिस इज टू बी डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19, देन इट विल बिकम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 2 से काटिएगा तो ये 981, 2 से कटेगा तो आपके पास 46 हुआ लगभग, ठीक है। हाँ, 45 से कुछ हुआ, 40, ठीक है, 40 हुआ। 40 को फिर आप 16 से भाग दे दो, ठीक है। 40 को 1.6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास? पहले काम कीजिए, ये आपके पास 19 है, इसको ले जाइए यहाँ पे, तो 19 आपके पास 14 के साथ ऐड हुआ, तो ये बन गया आपके पास 33। 33 में 3 छोड़ दीजिए तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए यहाँ पे 10 का पावर आपके पास हो गया 30, और वो 981, 2 से भाग दीजिएगा 40, और 40 को फिर आपने 1.6 से भाग दे दिया, तो 40 को 1.6 से भाग दिए कितना? 25। सो दिस इज दिस मच, 25 इंटू 10 का पावर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
देखो गुना भाग आए तो आप अप्रोक्सीमेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पूरे गुना करते रहिएगा भाग देने में बहुत टाइम लग जाएगा। मास में डायरेक्ट 9.1 हो गया। यस सर, 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, 10 का पावर माइनस 31 ये रहा, तो ये हमारा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं। दस का पावर माइनस 31, ठीक है। 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। रेडियस 28 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 17 और काइनेटिक एनर्जी 2.5, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। मैंने जस्ट वहां से स्क्रीनशॉट लेके जो है इस पे ऐड कर दिया था। कमाल की बात ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, उन लोगों ने भी गुना भाग वैसे ही किया है, ठीक है। जहां इसमें 1.6 से डिवाइड किया तो फिर उसने यही चीज दे दिया कि इसको 40 ही मान लिया था जो हम लोग फिलहाल कर रहे थे, ठीक है। ये क्लियर है आपको? ये वाला चीज रेडियस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। यस, पहले तो आप यही ऊपर वाला सवाल देखिए। ऊपर वाला सवाल भी आपका एनसीईआरटी का ही है। इन ए चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G, 6.5 G, G मतलब गॉस, ठीक है। और एक गॉस इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला is maintained and electron is shot into the field with a speed of this much normal to the field. Explain why the path of electron is circle, determine the radius of the circle, ठीक है। तो इसमें आप पूरा थ्योरी लिखना है कि भाई ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये सर्कल में क्यों होगा। तो सर्कल में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग जो फोर्स निकाल रहे होंगे, द फोर्स इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B, V is perpendicular to F, and that's why the path will be circular orbit. उसको रेडियस का फॉर्मूला से निकाल लीजिए। In this part obtain the frequency of revolution, मतलब frequency 2 pi m divided qb divided by 2 pi m. Does the answer depend upon the speed of the electron? No. अभी पता चला ना कि आपका स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है और एज वेल एज द रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। से देन उसके बाद नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमको लगता है कि लास्ट टाइम हमने आपको करा दिया था कि पार्टिकल ऑफ द चार्ज में दिस मच चार्ज दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है और विद स्पीड दिया हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन दिया हुआ है। तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, रेडियस निकालना है सर्कुलर, ये सिंपली फॉर्मूला पे है, ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। एचसी वर्मा का ये सवाल है, पहला सवाल। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं आपको दिक्कत आने वाली है। सिंपली रेडियस का फॉर्मूला mv डिवाइडेड बाय qb और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है 2 pi m डिवाइडेड बाय qb, ठीक है। ये बन जाएगा पहला सवाल। देन नेक्स्ट, proton describes a circle of radius 1 centimeter in magnetic field of strength is, what would be the radius of circle described by an alpha particle with the same speed in the same magnetic field, ठीक है। फॉर्मूला, radius is equal to mv divided by qb, ठीक है।
कहा गया कि एक प्रोटॉन है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर वाले उसमें जो है वो सर्कल में चक्कर काट रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेडियस फॉर द अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल के पास जाइएगा तो क्या क्या चीज बदलने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका प्रोटॉन है तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल का पहले तो मास उसका कितना हो जाएगा, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। एंड व्हाट अबाउट चार्ज? 2 टाइम्स। तो चार्ज बन गया आपका दुगुना, ठीक है, चार्ज हो गया 2 टाइम्स और मास हो गया 4 टाइम्स। तो यहां लिखा हुआ है सेम स्पीड सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज नहीं बदले हैं, ठीक है। तो रेडियस विल बिकम 2 टाइम्स, ठीक है। सो m/q पे जो है डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो अल्फा पार्टिकल के लिए आप रेडियस बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स, यानी आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर। बिना सॉल्व किए भी पढ़ सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि m/q, ठीक है। Proton, neutron and alpha particle moving with the equal kinetic energy. Now here it is, the word is equal kinetic energy. Enters perpendicular in the magnetic field if these are the radius. सबका radius दिया हुआ है, तो what are the respective radii of the circular path? Find this radius का ratio. क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है जी? अंडर रूट 2mk डिवाइडेड बाई QB। अब आप पूछिएगा कि हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला अंडर रूट 2mk क्यों लिखा? अभी इसके पहले जो हम लिखे थे वहां पे लिखे थे mv, ठीक है। जस्ट अगर देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था mv, ठीक है। उस mv को बदल के अब की बार हम लोगों ने 2mk लिख दिया। भाई 2mk लिखने के पीछे पर्पस ये है कि यहाँ पे इस सवाल में जो लिखा हुआ था इक्वल काइनेटिक एनर्जी, उस सवाल में लिखा हुआ था इक्वल स्पीड, ठीक है। सो आप देखो इसमें क्या क्या चीज नहीं बदलने वाला है। ये चीज नहीं बदलने वाला है, ये b नहीं बदलने वाला है, ये 2 नहीं बदलने वाला है। यानी कि इस जगह पे आपका जो रेडियस है, दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m डिवाइडेड बाय योर चार्ज, ठीक है। अंडर रूट m डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। सो अब आपके पास पहला पूछा है रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन मींस रेडियस इन द मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय प्रोटॉन, ठीक है। ऐसा नहीं समझेंगे कि हम लोग प्रोटॉन का रेडियस निकाल रहे, ठीक है। वो भी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उतना छोटा का भी फॉर्मूला होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे जो है बहुत बाद में, इतना जल्दी तो नहीं, 4 साल 5 साल बाद जो है कभी पढ़ोगे तो। रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा चार्ज ऑन, अब आपका चार्ज ऑन न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन अंडर रूट m ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय m ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सो अब आप बताइए जरा, न्यूट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, सेम है। सिंपली न्यूक्लियस के अंदर में आपका एक न्यूट्रॉन बढ़ गया था तो चार्ज में तो फर्क नहीं पड़ा, तो ये तो दोनों के लिए सेम हो गया। मास में देखा जाए तो आपका न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का डबल है। तो यहाँ पे ये चीज कट के यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे ये कट के यहाँ पे 2 आने वाला है। सो देन यू कैन से इट इज सिंपली 1/√2, ठीक है। सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन
is nothing but 1 by under root 2. What about radius of proton divided by radius of alpha particle? अगर रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करते तो फिर यही फार्मूला हमारे पास आता, रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, and that is equal to charge q on the alpha particle divided by charge on the proton and multiplied by under root mass of proton divided by mass of alpha particle. So यहां से ये आपके पास कट के यहाँ पे 4 आने वाला है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में, तो ये कट के यहाँ पे 4 आने वाला है। तो यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे इसको, सो मास ऑफ प्रोटॉन से ये कटा तो ये 4 हो गया। चार्ज के बारे में देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज काटिएगा तो आपके पास 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1/4 का रूट मतलब 1, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर 1:1 हो गया, 1/1, और इसका आंसर हो गया 1/√2, ठीक है। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। हेलो, अरे बोलिए, कहाँ पे हो? अरे वो कहाँ पे बताओ। आप एक नंबर भेज रहा हूँ, वो तुमसे बात कर लेगा। ठीक है, ये भी एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है, सॉल्व है, बट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट circulates in a path of radius 10 centimeter in magnetic field. Find the magnetic field and number of revolutions per second made by electron. ठीक है, सॉल्व कीजिए। सिर्फ आपके गुना भाग के लिए दिया जा रहा है कि आपको गुना भाग आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर्मूला में कहीं पर भी जस्ट आपके पास, अगर आप फॉर्मूला देखो तो रेडियस का फॉर्मूला होता था √2m डिवाइडेड बाई चार्ज q मल्टीप्लाइड बाई v, ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे सिंपली v, तो आप v निकालने के लिए √2m डिवाइडेड बाई q मल्टीप्लाइड बाई r, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली v निकालने के लिए आपके पास बस आपको मुझे जानना है कि आप गुना भाग में क्या कर रहे हैं। V is equal to √2 mass of electron 9.1 into 10⁻³ kg multiplied by k, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या लिखा जाए काइनेटिक एनर्जी के बारे में? 100 लिखूं या उसके आगे और भी कुछ लिखूं? 100 के साथ अब क्या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और हमारा एसआई यूनिट है जूल, तो आपको जूल में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया जाए कितना से? 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई q 1.6 into 10⁻⁻19 and multiplied by your radius, and how much is radius?
10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, अब इसको आप निकाल लेंगे, जो कुछ भी आएगा वो टेस्ला में आएगा आंसर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल कर आएगा टेस्ला में जो। अब आप पूछेंगे कि क्या किया जाए, अगेन हम बोलेंगे आपको जितना आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो यहाँ। चलो पहले ऐसा करते हैं कि सिंपली जो है अंडर रूट की बात किया जाए, 2 into 10⁹ into 1.6 डिवाइडेड बाई दिस 1.6 को रख लीजिए, बाकी जितने 10 वाले हैं उसको जरा रूट में अलग लेकर आइए। यहाँ पे है 31, यहाँ पे है 19, कितना हो गया 50। ठीक है, 50 के साथ ये 2 कितना है, ये 31 है, यहाँ पे ये 19 है, 50 में से ये 2 खत्म हो गया 48। तो यहाँ पे 10 का पावर -24 निकल गया बाहर में। ठीक है, रूट के बाहर में नीचे आ जाइए, यहाँ पे है -19 2 -21 एक खत्म, 10 का पावर -20। ठीक है, सो देन दिस इज इक्वल टू, अब आगे चलिए कि और क्या अप्रोक्सीमेशंस आप कर सकते हैं। अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशंस नहीं किया गया है। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पे हो गया आपके पास 10 का पावर -4। ठीक है, कैन यू राइट दिस इज समथिंग लाइक दिस, 2 into 9.1 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको हम अंदर में लेके चले जाएं, यहाँ पे 1.6 ऊपर में था, यहाँ पे नीचे 1.6 है, ये रूट के अंदर में जाएगा तो 1.6 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो स्क्वायर बनेगा, एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, और अब आप इस 18 को भाग देने वाले हैं 1.6 से, मतलब यानी कि 180 को आप 16 से भाग देने वाले हैं। तो लगभग आपके पास 11 से कुछ ज्यादा, ठीक है, 11 से कुछ ज्यादा आएगा। सो ये हो जाएगा रूट अंडर 11.5 मान लो इंटू 10 का पावर -4। अब 11.5 को 3.4 आप 32 से 32 को गुना करते हैं तो 1024 होता है, 33 से गुना कर लो। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.3 या 3.4 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला। ठीक है, क्योंकि अब आप अगर ऐसे खोजेंगे कि नहीं एकदम हम पूरा गुना करेंगे एग्जैक्टली वैसे लेकर आएंगे तो आपको फिर एग्जाम में पेपर्स जो है आउट, आप उसके बाद चले जाइए जना। लेकिन आपको इतना श्योर है कि आप इतना अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट आंसर के पास आसपास आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3.42 इंटू 3.3 लिखा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। इतना डिफरेंस टाइप का रहेगा कि आपको अपने अप्रोक्सीमेशन से आप जगह पे आप पहुंच जाएंगे। अगर 3.4 होगा तो एक 6 लिखा हुआ होगा, एक 6.8 लिखा हुआ होगा, तो इतना जगह पे आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये इतना टेस्ला जो है, ठीक है, उसी तरह आप उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। मुझे सिर्फ इस सवाल को बताने के पीछे ये पर्पस था कि जहां पर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो लिखा हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिर्फ मेरा पर्पस था इस सवाल को बताने के पीछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो तो आप 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से गुना कर लें, क्योंकि वो जूल में आंसर रखा जाएगा। क्योंकि सारा चीज ऐसा यूनिट में होगा तभी जाके ये टेस्ला निकल कर आएगा। ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोच के देखिए। एक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, ठीक है, emerges from an accelerator as a narrow beam. The beam is bent by a perpendicular magnetic field. ठीक है, जैसी बात है कि अगर प्रोटॉन है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मुड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया होता और हम ये बोलते हैं कि मेरा प्रोटॉन को मैंने ऐसे फेंका है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे जाके फोर्स जो हमारा लगता है ना, दैट फोर्स इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, तो B इधर की तरफ, B अंदर की तरफ, यही मैंने बताया था, B इधर, B अंदर की तरफ,
तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि चार्ज पार्टिकल ये ऐसे सर्कल में घूमने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, एक प्रोटॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी k है, emerges from an accelerator as a narrow beam. The beam is bent by a perpendicular magnetic field so that it just misses a plain target kept at a distance L. बोला कि यहां से L दूरी पर जो है, L दूरी पर एक टारगेट रखा हुआ था, L दूरी पर जस्ट ये L डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक L डिस्टेंस पर एक जो है टारगेट रखा हुआ था, उस टारगेट को जस्ट मिस करके, ठीक है। मतलब अगर मिस नहीं करता तो फिर वो ऐसा होता, इस टाइप से होता, उसका रेडियस बड़ा होता। ये अभी जो है ऐसे मूव करके ऐसे मुड़ गया, जो है इस टारगेट को मिस किया, यहां से जब जहां से हम फेंके थे और यहां से ये दूरी जो है मेरी, ये दूरी L लिखा हुआ है, तो अब आप सोचिए कि ये रेडियस कितना है, कितना होगा L। और अगर ये L है तो फिर हमारे पास फॉर्मूला था रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट m टू m k डिवाइडेड बाय q b, ठीक है। तो जस्ट रेडियस की जगह पे रख दीजिए क्या, हाँ रेडियस की जगह पे जस्ट L रख दीजिए, b का वैल्यू निकल जाएगा। अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाय l b will be L, QL will be your magnetic field B। तो इस सवाल के लिए सिंपली आपको रेडियस की जगह पे L रख देना है, ठीक है। इस टाइप के सवाल आप सोच सकते हो, इस टाइप के सवाल फॉर्मुलेट हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये भी एचसी वर्मा का ही सवाल है। ये वाला लिख लो, इतना आपको पता होगा कि रेडियस की जगह पे L रख देंगे तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाय qb या EB, तो B का वैल्यू निकाल लीजिए, तो B विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाय EL, ठीक है। सो सिंपली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाय E मल्टीप्लाइड बाय L। जस्ट टारगेट को मिस करने के लिए ये दूरी जो है हमारे L के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये अंदर होता तब क्या होगा, तो उसे पहले टकरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, charge particle is accelerated through potential difference 12 kilovolt and acquires a speed of this much. It is then injected perpendicular to a magnetic field of a strength this, find the radius, ठीक है। सो रेडियस का फॉर्मूला आपके पास देखो क्या क्या चीज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ये वाला, स्पीड दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल का मास नहीं दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज का क्यू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप जो लिखते थे रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाय फॉर्मूला लिखते थे ना, अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाय q b, ठीक है। सो अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास, और उसके बाद और भी थोड़ा सा और आगे उसको प्रोसीड कर दो, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, देन चार्ज की जगह काइनेटिक एनर्जी के जगह पे q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय q मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। सो इस फॉर्मूला में अगर आप देखिएगा तो यहां पर आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो है, पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया हुआ है,
उसके बाद आपके पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लेकिन एम क्यू ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला आगे बदल के क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स m by q v by v स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर मैंने इसको रूट के अंदर में q को अंदर कर दिया तो q स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर एक q से कैंसिल हो गया, तो 2m by q दिस। हाँ, लेकिन इसमें उसका स्पीड अलग से दिया हुआ है जी, ठीक है। ये स्पीड देने का मतलब क्या था कि आप कह सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास है, या आपके पास Q मल्टीप्लाइड बाय जो V काइनेटिक एनर्जी होता था, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आपके पास m by q का वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। यानी कि अब आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2q v डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v स्क्वायर। यानी कि आपके पास इन सब की किसी की जरूरत नहीं है यूज करने के लिए, है। आप सिंपली यहां से ये ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो हमें m by q चाहिए, तो हम लोग यहाँ से m by q का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, इट बिकम्स 2v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला में रखिए अंडर रूट 2 टाइम्स m by q, सो m by q ये पे इतना रखेंगे 2v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, और इस तरह से ये फॉर्मूला निकल कर आ गया 2 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्पीड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज द रेडियस। एक नया फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आ गया, समझ गए। और इस फॉर्मूला में आपके पास चार्ज की जरूरत नहीं है और मास की भी जरूरत नहीं है। So 2 times potential difference. So अब हम लोग आंसर निकाला जाए। आंसर के हिसाब से अगर आप आते हैं, so ये हो गया आंसर में 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो वोल्ट सॉरी, 10 का पावर 3। वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में लिखा हुआ था 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है 0.2 टेस्ला, 0.2, ठीक है। सो कैंसिल होने के टर्म में कैसे कैसे कैंसिल होगा, ये इनसे कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका 0.1 है जो इसको यहाँ पे जाके 4 कर दिया इसको, ठीक है। ये इससे कट के हम लोग 10 का पावर 4 कर देते हैं। सो अब आपके पास हो गया दिस इज 12/100, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस मच मीटर, दैट इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। अभी आगे इसमें और सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, आज का लास्ट क्वेश्चन
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, सवाल को पहले पढ़ लो। छोड़ दीजिए, कितना टाइम? ठीक है, बस आप ये इस क्वेश्चन को एक बार फोटो खींच लो, अपने ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बस इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सर क्वेश्चन पहले नीचे पढ़ लीजिए। सर गायब हो गया। जेईई मेंस 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्लास में करा देंगे। ये ऐसे इसका मैंने लास्ट रखा था, भी बहुत सारे दिए। बट एनीवे मैंने आपको ये बोला है कि क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास बहुत सारा बुक होगा जिससे आप कर रहे होंगे, या आपके पास पीवाईक्यू होगा या क्वेश्चन बैंक होगा। बट मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि एससी वर्मा बुक को जरूर बना लो। आपको लग रहा होगा कि एससी वर्मा सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चे बनाते हैं। अभी आपके सामने दिख रहा होगा एससी वर्मा के जितने भी क्वेश्चंस आए सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव है। एक बार आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसके क्वेश्चंस एससी वर्मा के बनाने थे तो मैंने आपको बोला था 30 से लेकर 37 तक क्वेश्चन बनाइएगा, पेज नंबर 232 पे। मैंने आपको बोला था पेज नंबर 232 एससी वर्मा सेकंड पार्ट, एंड चैप्टर का नाम था आपका मैग्नेटिक फील्ड, और चैप्टर नंबर 34 क्वेश्चंस नंबर बोले गए थे जो बनाने के लिए, वो आपको बोला गया था 30 से लेकर 37 तक, और एक नंबर क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ठीक है, 1 to 7 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 37 तक। कौन सा पीडीएफ? इसका फोटो खींच लो, एक क्वेश्चन तो बता तो दिए कि यहाँ पे आया है। पूरा स्लाइड बहुत है बाबू, अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखो। पूरे स्लाइड का जो है पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, सॉरी। ठीक है, इस स्लाइड में आपके पास देख रहे हैं बहुत कुछ, अभी पढ़ते जाइएगा तो आते जाएगा। नहीं, ठीक है, इसका पीडीएफ हम लोग वहां पे जमा करा लेंगे, वहां से दे दिया जाएगा आपको। आएगा, जितना जल्दी घबरा